देवन्या, एक श्रापित प्रेम कथा, भाग 6। लाश, आवाज और साया। हॉस्टल के कमरे में अंधेरा था। सिर्फ एक ट्यूब लाइट की हल्की सी चमक जो हर दूसरे सेकंड टिमटिमा रही थी। देव ने दरवाजा धक्का देकर खोला और सामने जो मंजर था उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। बिस्तर पर सुमित और राघव की लाशें पड़ी थीं। उनकी आंखें पूरी तरह खुली हुईं, जैसे मौत से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसान का दिमाग समझ भी ना पाए। गले पर गहरे निशान, खून के दाग बिस्तर की चादर में समाये हुए और दीवार पर लाल खून से लिखा था, श्राप शुरू हो चुका है। देव के हाथ कांपने लगे, आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने थरथराते होंठों से बस इतना कहा, देव, टूटे स्वर में, ये मैंने नहीं किया। मैं तो सिर्फ अमित ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज में अजीब सा भरोसा था, लेकिन चेहरे पर गम भी उतना ही गहरा। अमित, मैं जानता हूं भाई, तूने नहीं किया, पर अब समझ, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये श्राप है और इसका रिश्ता तेरे दादाजी से है। रोहित पीछे से घबराकर बोल पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंसू लगातार बह रहे थे। रोहित घबराहट में, अरे बाबा, अब तो मैं हॉस्टल में एक रात भी नहीं सो पाऊंगा। मुझे लगता है कल मेरी लाश भी मिल जाएगी और कोई लिखेगा, कॉमेडी का श्राप। उसकी बात पर अमित ने उसे घूर कर देखा, पर सच्चाई यही थी कि सभी के दिल में डर उतर चुका था। हमेशा चुप रहने वाला समीर अब धीरे से बोला। उसकी आवाज दर्द से भरी थी, समीर, अगर उन दोनों ने गलती भी की थी, मरना तो डिजर्व नहीं करते थे। और तभी ठंडी हवा का एक झोंका कमरे के अंदर घुस आया। सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक लड़की की आवाज फुसफुसाती हुई, लेकिन ऐसी जैसे हर कोने से आ रही हो। सबके कानों में गूंज उठी आवाज, देव, बहुत जल्द तुम और मैं एक होंगे और श्राप खत्म होगा। और उस आवाज के साथ ही एक हंसी, एक ऐसी हंसी जो न पूरी लड़की जैसी थी न पूरी औरत जैसी, पर इतनी तेज कि दीवार, छत और उनके दिल तक गूंज गई। अमित चिल्लाते हुए, भाई भाग यहां से, और सब भागने लगे। कदमों की धड़धड़, दरवाजे के खटखटाने की आवाज और वो हंसी, सब एक साथ चल रहे थे। वे भागते भागते हॉस्टल से बाहर आए। सांसें फूल रही थीं। जहां रिया और तान्या बेंच पर बैठी थीं, वहां अब सिर्फ रिया थी। देव सीधा रिया के सामने रुका। देव हांफते हुए, रिया, तान्या कहां है? रिया ने बिल्कुल सामान्य स्वर में कहा। रिया, अरे, तान्या का झुमका गिर गया था हॉस्टल के पास, बस उसी को देखने गई है। उसने बोला था कि मैं यहीं बैठूं। समीर तुरंत भड़क उठा। समीर चिढ़कर, पर वो अकेली क्यों गई? तुम जा सकती थी ना उसके साथ। रिया चिढ़कर, अरे बुद्धू, अगर मैं उसके साथ चली जाती तो तुम्हें कैसे पता चलता कि हम कहां हैं? वैसे भी उसने ही कहा था कि मैं यहीं रहूं। मेरी बात कब सुनती है वो? समीर गुस्से से सर पकड़कर बैठ गया। समीर व्यंग्य में, हाँ, मेरी माँ, अब चुप हो जा, वैसे ही दिमाग फटा जा रहा है। रिया ने सबके चेहरे देखे। उनका रंग उड़ा हुआ था, आंखों में गहरा डर। रिया गंभीर होकर, क्या हुआ? तुम सब इतने घबराए क्यों लग रहे हो? रोहित के आंसू फिर निकल आए। उसने लगभग रोते हुए कहा, रोहित, क्या हुआ? अरे सब खत्म हो गया। सुमित और राघव मर गए, उनकी लाश पड़ी है हॉस्टल के अंदर। रिया एकदम सन्न रह गई, उसकी सांस अटक गई। रिया हकलाते हुए, क्या तुम लोगों ने उन्हें मार दिया? रोहित गुस्से और डर में, अरे पागल लड़की, हमने नहीं मारा। हमने जाकर देखा तो दोनों पहले से मरे हुए थे। सब चुप हो गए, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज आ रही थी। देव अब भी चुप था। उसके दिमाग में सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी, वही जैसे पहचानी सी। खामोशी टूटी जब देव ने धीरे से कहा, देव, सोचते हुए, पर तान्या अभी तक वापस क्यों नहीं आई? रिया भी बेचैन हो गई। रिया घबरा कर, हाँ, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। देव का दिमाग और तनाव से भर गया। उसने तुरंत फैसला लिया, देव, मैं और अमित उसे ढूंढने जाते हैं गर्ल्स हॉस्टल की तरफ। रोहित, समीर, तुम दोनों रिया के साथ यहीं रहो। अमित ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों दौड़ पड़े गर्ल्स हॉस्टल की ओर। उधर वापस सुमित और राघव के कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया था।
एक काला साया जो न पूरी तरह इंसान था न पूरी परछाई धीरे धीरे कमरे में घुस आया। उसकी आंखों में लाल चमक थी, उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान। वो लाशों के पास झुका, उनकी आंखों को देखा और फिर ऊपर की ओर घूमा। टेबल पर चढ़कर उसने सीधा सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया। जैसे ही कैमरा गिरा, हॉस्टल के हर कोने से चिंगारियां फूट पड़ी, तार जल गए और पूरी बिल्डिंग में अंधेरा छा गया। उसकी आवाज गूंज उठी, साया फुसफुसाते हुए, तुम सिर्फ मेरे हो देव, सिर्फ मेरे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और फिर वही हंसी जिसने अब पूरे हॉस्टल के हर कॉरिडोर, हर दरवाजे, हर खिड़की को हिला दिया। देव और अमित गर्ल्स हॉस्टल के पास पहुंचे। अंधेरा इतना गहरा था कि बिना टॉर्च कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। देव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम पर लगता जैसे कोई पीछे चल रहा है। अमित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अमित भाई, जो भी हो, तानिया को ढूंढना ही पड़ेगा। देव ने चुपचाप सिर हिला दिया। जंगल सा सन्नाटा था, दूर कहीं सिर्फ कुत्तों की भौंक सुनाई दे रही थी। और फिर एक हल्की सी हंसी, बिल्कुल वही हंसी जो कमरे में गूंजी थी। देव रुक गया। उसने हवा में देखा, कुछ नहीं था। देव अंदर ही अंदर, ये आवाज मुझे जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? क्या ये तानिया की है? दूसरी तरफ रिया, समीर और रोहित बेंच पर बैठे थे। समीर बार बार मोबाइल देख रहा था। सिग्नल बार बार कट हो रहा था। समीर चिढ़कर, अरे यार, इस नेटवर्क को भी आज ही जाना था क्या? रिया बिल्कुल चुप थी, उसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं। रोहित बेचैनी में कभी खड़ा होता, कभी बैठता। रोहित डरे हुए, मुझे लगता है पुलिस आज ही हमें उठा लेगी। सीसीटीवी ने हमें हॉस्टल में घुसते देखा होगा, अब तो जेल में ही जाना है। समीर गुस्से से, हाँ तो अभी जाकर कन्फेस कर देना, चिल्ला ले और सबको बता दे कि हमने किया है, पूरा हॉस्टल सुन लेगा। रोहित रोते हुए, तू हमेशा गुस्सा क्यों करता है यार? अभी अगर मम्मी को पता चला ना तो वो मुझे जिंदा गाड़ देगी। रिया अचानक चिल्लाई। रिया गुस्से से, बस करो तुम दोनों, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? यहाँ तानिया अकेली है और तुम लोग जेल जेल खेल रहे हो। सन्नाटा छा गया और उसी वक्त बेंच के पीछे एक साया खड़ा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थी। साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। रिया ने पलटकर देखा, पर तब तक वो हवा में धुल चुका था। सिर्फ एक आवाज रह गई, साया फुसफुसाकर, देव सिर्फ मेरा है। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। समीर ने उसे झंझोड़कर पूछा, समीर क्या हुआ रिया, किस तरफ देख रही हो? रिया ने सिर झुका लिया, कुछ नहीं बोली, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, देव सिर्फ मेरा है,